आज हम आरबीआई की तीसरी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो गुड गुड आफ्टरनून दोस्तों। बॉन्ड बॉन्ड जो होता है आरडीजी स्कीम, रिटेलर डायरेक्ट गिल्ट स्कीम, मतलब सरकार की प्रतिभूति इसी के द्वारा बेची जाती है। खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट स्कीम वर्ष 2021 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत कोई भी खुदरा निवेशक प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय और विक्रय दोनों कर सकते हैं, जो पूर्व में नहीं कर सकते थे, मतलब पहले नहीं कर सकते थे। कब से? 2021 में शुरू किया गया इसको। पूर्व में उसे उन्हें जो है ना खुदरा निवेशक को निवेश करने के लिए एक एग्रीगेटर मॉडल का प्रयोग करना पड़ता था, ठीक, जहाँ पे वे डीमेट खाता के माध्यम द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय कर सकते थे। निवेश तीन प्रकार के होते हैं: कंपनी, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब 2 लाख से अधिक का निवेश, 2 लाख खुदरा निवेश। ये देखिए एग्रीगेट मॉडल क्या होता है? सरकारी प्रतिभूति है जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब में प्लेटफॉर्म होता है ई कुबेर। ओपन मार्केट ऑपरेशन में के माध्यम से ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय या विक्रय किया जाता है, जिसमें 2 माध्यम ये हैं। पहला ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें खुदरा निवेशक जो है निवेश करते हैं डीमेट खाता के माध्यम से, ठीक। डीमेट खाता वह खाता होता है जिसके माध्यम से शेयर और बॉन्ड का क्रय और विक्रय किया जाता है। इस खाते से धन का लेन देन नहीं होता है, मतलब इस खाते में सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाता है, लेन देन नहीं हो सकता इससे। इसकी धन के लेन देन के लिए डीमेट खाता अनिवार्य रूप से बैंक खाते से जुड़ा होता है। वर्ष 2000 डीमेट खाता मतलब देखिए मेन खाता होता है एक, ठीक, एक होता है डीमेट खाता। मेन खाता से डीमेट खाता को जोड़ेंगे, ठीक ना, वही है। वर्ष 2021 में आरडीजी स्कीम के पश्चात अब कोई भी खुदरा निवेशक बिना डीमेट खाता के प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय कर सकता है। इसके लिए उसे आरबीआई में अपना आरडीजी खाता खुलवाना होता है। आरडीजी खाता खुदरा निवेशक आरडीजी खाता जो है आरडी खाता खुदरा निवेशक के बैंक खाते से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से खुदरा निवेशक प्रतिभूति का प्रत्यक्ष लेन देन कर सकता है। आरडीजी स्कीम के अंतर्गत खुदरा निवेशक केवल निम्न सरकारी प्रतिभूति, मतलब किस सरकारी प्रतिभूति पे वो निवेश कर सकता है? पहला है पुष्पत्र, दूसरा दिनांकित प्रतिभूति, एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन पे कर सकता है, इस पे निवेश कर सकता है। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड एसजीबी, सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड को वर्ष 2015 में शुरू किया गया। इस बॉन्ड को 2015 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था सोने के आयात को कम करना। सोने के आयात को कम करना इसका मतलब है जैसे सोना जो जो हम लोग पहनते हैं वो होता है कौन सा सोना? भौतिक सोना होता है। लेकिन ये जो सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड है ये हो जाता है भौतिक नहीं होता है, मान लो इसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ये भौतिक नहीं, इसको छू नहीं सकते हैं। एक तरह से शेयर मार्केट वाला मामला है इसमें भी। ये दिखा ना, भौतिक सोने की मांग को कम करता है क्योंकि इसमें सोना खरीदना नहीं पड़ता, मगर सोने के मूल्य में कोई बॉन्ड मिलता है हम लोग को। जब सोने के भाव बढ़ेंगे उसी हिसाब से ये भी इसका भी प्राइस बढ़ेगा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी परिपक्वता अवधि 8 वर्ष की होती है, जबकि बंधक समय 5 वर्ष का था, मतलब कि 8 वर्ष की परिपक्वता होती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले आप इसको बेच नहीं सकते हैं। जब खरीदेगा इसको 5 वर्ष तक आपको रखना ही होगा, इसके बाद में बेच सकते हैं, ठीक। यह भौतिक सोने के रूप में निवेश नहीं होता है, बल्कि बॉन्ड के रूप में निवेश होता है जिसका मूल्य सोने के मूल्य के बराबर होता है, ठीक। निवेशक को यहाँ प्रति वर्ष 2.5 वर्ष का ब्याज मिलता है। मतलब निवेशक जैसे एक मतलब 100 रुपया खर्च किया है तो इसका जो है 2.5 आपको प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। यहाँ न्यूनतम खरीद 1 ग्राम की जा सकती है, जबकि अधिकतम सीमा व्यक्ति और परिवार के लिए 4 kg, ट्रस्ट और कंपनी के लिए 20 kg, ठीक ना। यहाँ परिपक्वता में 8 वर्ष पश्चात बाजार में परिचालन सोने के मूल्य के रूप में भुगतान किया जाता है। तो ये खत्म हो यहीं पे। अब आरबीआई के साख नियंत्रण के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन से होते हैं? मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक होता है बैंक रेट, LAF, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, MSF, SDF, LTRO, LT, TLTRO। अनुपातिक में कोष में होता है CR, SLR, ICRR। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है ऑपरेशनल ट्विस्ट, GSAP,
चलिए पढ़ लीजिएगा इसको, कोई बात नहीं है। पहले पढ़ते हैं हम मात्रात्मक। मात्रात्मक सबसे पहले पढ़ेंगे बैंक रेट। ठीक, मात्रात्मक उपक्रम बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक मतलब 91 दिन से अधिक उधार देता है। वर्तमान में बैंक दर जो अभी है वर्तमान में 6.75 है। यदि आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करता है तो क्या होगा, पहले देख लेते हैं क्या होता है। आरबीआई उधार देती है बैंक को 91 दिन, एक होता है दीर्घकालिक बैंक दर पे, अल्पकालिक 91 1 से 91 दिन मतलब 1 दिन से लेकर 91 दिन तक के बीच को कहते हैं अल्पकालिक, और इससे दीर्घकालिक इसका आगे होता है 91 दिन से अधिक को दीर्घकालिक कहते हैं। देखिए अगर बैंक रेट में वृद्धि होगा, बैंक दर में अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा, यदि आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करता है तो क्या होगा, बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। क्योंकि देखिए बैंक दर में वृद्धि होगा तो बैंक जितने भी बैंक होंगे वो उधार लेना कम कर देंगे, जिससे कि सृजन क्षमता मतलब जब वो उधार लेंगे नहीं तो फिर दूसरे को उधार देंगे कैसे, मतलब लोगों को उधार देंगे तभी तो साख सृजन बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है बैंक दर जब बढ़ जाता है ना तो साख सृजन क्षमता बैंक की कम हो जाती है, बाजार में तरलता में कमी आ जाएगी। वही बात है, उधार अगर नहीं मिल पाएगा तो वाजिब है कि बाजार में रुपये की कमी हो जाएगी। उधार के ब्याज दर में वृद्धि, लोन महंगा हो जाएगा, वाजिब है। उधार नहीं मिल पाएगा तो बैंक चाहेगी महंगा रेट पे लोन देगी पब्लिक को, पब्लिक के लिए लोन महंगा हो जाएगा। निवेशक का खर्च कम हो जाएगा। महंगी या संकुचित मौद्रिक नीति का अनुसरण हो, मतलब ऐसा अगर हो रहा है आरबीआई के द्वारा तो महंगी और संकुचित मौद्रिक में तो वाजिब है ब्याज रेट बढ़ा रही है। उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करती है। यदि आरबीआई बैंक दर में कमी कर देती तो क्या होगा, बैंक की साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाएगी, उधार के ब्याज दर में कमी आ जाएगी, वाजिब है क्योंकि बैंक को सस्ता मिलेगा तो बैंक सस्ता में नहीं देगी। निवेश खर्च में वृद्धि हो जाएगी, वाजिब है क्योंकि लोन सस्ता मिलेगा तो निवेशक ज़्यादा लोन लेके ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। विस्तारित मौद्रिक नीति का अनुसरण हो जाएगा, मतलब अनुसरण हो रहा है इसका मतलब समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं एलएएफ, यहाँ जो है ना एलएएफ बैंकिंग रेट हो गया एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता संयोजित सुविधा। आरबीआई जो है 100 करोड़ रुपये जमा लेती है, मान ली जमा ली है, उसको बैंकों को ए और बी को दिया जाता है किस रेट पे, तो रिवर्स रेपो। बैंक से जब लेती है तो रिवर्स रेपो दर में ब्याज लिया जाता है। हालांकि ऐसे एग्जांपल है, आगे पढ़ते हैं तो समझ आएगा। एलएएफ आरबीआई द्वारा संचालित वह मौद्रिक नीति का घटक है जिसके द्वारा वह बाजार में तरलता का समायोजन करता है। यह रेपो और रिवर्स रेपो रेट दर दोनों से जुड़ा होता है। पूर्व में आरबीआई इसका संचालन साप्ताहिक आधार पर करता था, जबकि नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर उसे 7 दिन से घटाकर प्रति दिनार्ध कर दिया गया है। देखिए एलएएफ में क्या है, एमएसएफ रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर, एसडीएफ, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, सारी चीज़ें। पहले पता है रेपो रेट, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक को अल्पकालिक उधार देता है। यह उधार न्यूनतम मतलब एक दिन या 91 दिन के लिए दिया जाता है, मतलब सबसे ये अल्पकालिक होता है। रेपो रेट अगर रेपो दर पर लिया जाता है तो ये अल्पकालिक होता है। पुनर्करण विकल्प रेपो ये तो ऑप्शन बताइए, जिसका अर्थ है रेपो पुनर्क्रय विकल्प। यहाँ बैंक आरबीआई से उधार लेने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूति का इस शर्त पर गिरवी रखते हैं, मतलब अल्पकालिक प्रतिभूति को इस शर्त पर गिरवी रखते हैं कि भविष्य में वे इसका पुनर्क्रय कर सकें। आरबीआई बैंक द्वारा गिरवी रखे गए सरकारी प्रतिभूति पर जिस दर पर बट्टा करता है उसे ही रेपो दर कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है जैसे 6.5 रेपो दर है तो बट्टा आरबीआई बट्टा करेगा, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखेगा बैंक जो है 105 करोड़, उसको मिलेगा उधार 100 करोड़ ही मिलेगा। 7 दिन के बाद उधार चुका दिया तो फिर इसको बट्टा जितना लिया उतना वापस कर दिया जाएगा। यह गिरवी रखी प्रतिभूति का मूल्य हमेशा उधार के मूल्य से अधिक होता है ना, 105 करोड़ रखेगा गिरवी तो 100 करोड़ मिलेगा। रेपो दर को नीतिगत रेपो दर कहते हैं। पॉलिसी रेपो रेट जो 6.5 है 100 बेसिस पॉइंट 1% उधार अंक 25 अंक मतलब 0.2.5%। 25 अंक क्या किया यहाँ पे जरा, आरबीआई अल्पकालिक बैंक रेट ग्राहक को देती है। डायग्राम समझ आने तो बनाने आगे बढ़ते हैं, तब डायग्राम खुद बनाएंगे तो मजा आएगा। आरबीआई यदि नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करता है तो क्या होगा, नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करें मतलब जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेती है तो बैंक उधारी ब्याज में वृद्धि हो जाएगी, सोना महंगा हो जाएगा,
समझ रहे ना। बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी, बाजार की तरलता में कमी आएगी, निवेश खर्च में भी कमी आएगी। संकुचित मौद्रिक मौद्रिक नीति उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु यदि नीतिगत रेपो जो होता है ना, रेपो रेट अगर सरकार कम कर देगी, मतलब सस्ती कर देगी, तो उधार का ब्याज दर, मतलब जो बैंक उधार देगी उसका ब्याज दर कम हो जाएगा। साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, तरलता में वृद्धि होगी, निवेश खर्च में वृद्धि होगी, विस्तारित सस्ती और मौद्रिक नीति समृद्धि समृद्धि दर में भी वृद्धि होगी। रेपो दर दो प्रकार का होता है। रेपो दर जो होता है दो प्रकार का होता है। ओवर द नाइट रेपो रेट, ठीक, ओवर द नाइट एक टर्म रेपो दर 7 से 7 दिन, ये होता है ओवर द नाइट एक दिन का। बस इतना जानना, दो प्रकार का होता है। अब पढ़ते हैं एमएसएफ। एमएसएफ एमएसएफ यहाँ पे है, ये भी है मात्रात्मक का ही एलएफ। इससे जो ये लिखा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कि बाजार में तरलता कितना रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये सारे को कंट्रोल यहीं से किया जाता है। आरबीआई यही नीति से कंट्रोल करती है, एसडीएफ से करती है, एमएसएफ से करती है। रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर, जानेंगे रिवर्स रेपो रेट सबसे कैसे करती है आरबीआई। ओवर द नाइट एक रात का उधारी, रेपो के अतिरिक्त ब्याज ज़्यादा होता है। ओवर द नाइट में जो होता है ना ब्याज अतिरिक्त रेपो से अतिरिक्त होता है, रेपो रेट से ज़्यादा ब्याज लगता है इसमें। पेनल्टी दर भी एमएसएफ का रेट जो होता है रेपो रेट से ज़्यादा होता है। यहाँ देख रहे हैं एमएसएफ का 6.75 है, वहीं रेपो रेट का 6.50 है। न्यूनतम उधारी एनडीटीएल, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, शुद्ध मांग और समय देयता। एनडीटीएल कैसे निकलेगा आगे देखते हैं। गिरवी एसएलआर की प्रतिभूति को रखा जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इसको छोड़ दीजिए। एमएसएफ की शुरुआत जो है वर्ष 2011-12 में की गई थी। एमएसएफ को एक रात की उधारी भी कहा जाता है, अर्थात एमएसएफ एक सुविधा है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाती है। एक रात की उधारी है जिसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से एक दिन के उधारी प्राप्त कर सकते हैं। यह उधार जो है रेपो के अतिरिक्त होता है। मतलब रेपो के अतिरिक्त होने का मतलब क्या होगा, मतलब रेपो से तो दिया, एमएसएफ उसके अतिरिक्त होता है, ठीक ना, अतिरिक्त होता है। इसकी मतलब रेपो रेट से अगर जो उधार लिया, ऐसा नहीं जो बैंक रेपो रेट से उधार ले लिया एमएसएफ से नहीं ले, और उसके अतिरिक्त भी ले सकता है। इसलिए एमएसएफ का दर हमेशा जो होता है ना रेपो से अधिक होता है। वर्तमान में रेपो दर जो है 6.5 है, जबकि एमएसएफ दर जो है 6.75 है। मार्जिन स्टैंडिंग, अच्छा ठीक, 6.5 है, इसलिए एमएसएफ दर को पेनल्टी दर कहते हैं। पेनल्टी दर कहने का सीधा मतलब रेपो से ज़्यादा है, इसलिए पेनल्टी दर को माना जाता है। बैंकों को आरबीआई के पास एसएलआर की प्रतिभूति को गिरवी रखना होता है। एमएसएफ में आरबीआई से केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही उधार ले सकते हैं, सहकारी बैंक नहीं ले सकते हैं। सहकारी बैंक दो कानून से संचालित होता है, एक 1949 का कानून है और सहकारी बैंक विनियमन 1965 का कानून होता है। नहीं लगती, ये वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के दो अनुसूची में शामिल होते हैं तथा जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। यदि आरबीआई एमएसएफ में वृद्धि करता है तो क्या हो सकता है, उधार का ब्याज दर बढ़ जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा बैंक के साथ। मतलब सीधा जान लीजिए, अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ा रही है बैंक के लिए, अगर बैंक ले रही है उस ब्याज दर, अगर रिवर्स रेपो रेट का ब्याज दर बढ़ा देगी ना तो उसमें कुछ और हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट होता है ना, वो बताते हैं आगे, वो भी पढ़ेंगे, अगर जहाँ पे वहीं पे वर्तमान में दिखाते हैं। पहले बैंक की साख सृजन क्षमता इसमें कम हो जाएगी। संकुचित मौद्रिक नीति का मतलब अनुसरण हो रहा है। यदि एमएसएफ की दर में कमी की जाएगी, उधार का ब्याज दर कम हो जाएगा, बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्याज सस्ता मिलेगा। इसके बाद तरलता भी बढ़ जाएगी, मतलब मार्केट में उधार ब्याज सस्ता मिलने वाली बहुत को लेगा। विस्तारित सस्ती मौद्रिक नीति इसको का अनुसरण, इसका मतलब आरबीआई कर रही होती है उस समय। एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दीर्घकालिक रेपो परिचालन। इसका परिचालन आरबीआई द्वारा वर्ष 2019-20 में किया गया। इसका उद्देश्य बाजार में तरलता में वृद्धि कर समृद्धि दर को बढ़ाना। इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक प्रतिभूति में रेपो दर का उधार देता है। देखिए क्या होता है, एलटीआर, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। यहाँ प्रतिभूति अवधि कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष की होती है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, रेपो रेट का मैक्सिमम 91 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लिखा है तो इसके लिए एलटीआरओ होता है, ठीक। रिवर्स रेपो दर जो है 2024 में पूछा गया था। रिवर्स रेपो दर प्रतिदिन ब्याज, आरबीआई जो है प्रतिदिन ब्याज पे देती है बैंक को। बैंक जो रिवर्स रेपो रेट जो होता है, जो बता रहेगा, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा तो बैंक क्या करती है, अपना सारा पैसा आरबीआई में जमा कर दी, जिसको पार्किंग ऑफ आरबीआई भी कहा जाता है। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट जो होता है, एक मिनट, बैंक के पास 100 रुपया है जिसका वो उधार वो पब्लिक में जिसको उधार दे सकती थी, ठीक ना, पब्लिक में उधार देती 100 रुपया। लेकिन अब क्या किया है आरबीआई जो होता है, रिवर्स रेपो रेट को मान लिया जाए पहले 5 था,
अभी तो 5 है नहीं, 3 पॉइंट पे कुछ है, 3 पॉइंट पे कुछ है अभी शायद। तो मान लीजिए कि 3 था तो इसको क्या कर दी 4% पे डाल दी, तो आरबीआई क्या करेगा, सॉरी बैंक क्या करेगा, वाणिज्यिक बैंक ये सारा पैसा यहाँ पे जमा कर देगी 100 रुपया, और उसको 4% आरबीआई ब्याज देना शुरू कर देगी 4%। इस ये होता है बैंक के लिए सुरक्षित। अक्सर बैंक को जब ऐसा लगता है कि मार्केट में तो एक तरह से रिस्क हुआ ना कि कभी कोई लोन चुका नहीं पाता है तो वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, जिसका ब्याज नहीं मिलता बैंक को। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो बैंक क्या करती है, सारा पैसा बैंक आरबीआई में जमा कर देती है। इससे होता क्या है, जब आरबीआई में जमा कर देती है तो पक्का है कि लोन नहीं दे रही है अब। इससे क्या होगा फिर कि मार्केट में जो है ना लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, सॉरी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक, यही होता है इसमें। और ये प्रतिशत के बारे में, यह वह दर होता है जिस पर बैंक आरबीआई को अल्पकालिक उधार देता है। बैंक जो है आरबीआई को अल्पकालिक उधार देता है रिवर्स रेपो रेट में। ठीक, आर रिवर्स रेपो रेट को पार्किंग टू आरबीआई भी कहा जाता है, क्योंकि सारा पैसा आरबीआई में पार्किंग कर दिया जाता है, क्योंकि बैंक अपने अतिरिक्त जमा को आरबीआई में जमा करते हैं, पार्क करते हैं। आरबीआई देखिए ऐसा क्यों कर सकती है आरबीआई, बैंक जो ऐसा तब भी कर देती है कि जैसे कि 100 रुपया रखा हुआ है, मान लिया जाएगा 50 रुपया हम उधार दे दिए, साख सीजन क्षमता मतलब बैंक उधार दे दी, अब बचा 50 रुपया, अब यहाँ कोई लोन ले नहीं गई, तो बैंक क्या कर, बैंक को इसके लिए तो अगर बैंक में ये ऑलरेडी जमा है तो इसके लिए तो पब्लिक को तो ब्याज देना पड़ता है बैंक को। बैंक क्या करती है इसको आरबीआई में जमा कर देती है, किस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे। इसके बदले अब आरबीआई बैंक को ब्याज देने लगती है। ठीक, यही होता है। उस जमा पर बैंक को प्रतिदिन का ब्याज देती है आरबीआई, जिस पर वह ब्याज देता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। इसमें आरबीआई बैंक के पास, आरबीआई जो है बैंक के पास प्रतिभूति रखता है, आरबीआई खुद रखता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने 3.35 में निश्चित कर दिया है, इसको बदल नहीं दिया, इसे फिक्स्ड आरआरआर का कहते हैं। यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करता है तो बैंक अधिक ब्याज के उद्देश्य से अपने अधिकांश जमा को आरबीआई में पार करती है, जो अभी बता रहे थे कि अधिकांश जमा को चाहती वहीं कर दें। क्यों करती, इसके बाद क्या होगा जो बताए थे कि बैंक जो है साख सीजन क्षमता कम हो जाएगा, मतलब बैंक उधार कम देगी पब्लिक को, उधार का ब्याज दर बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक अगर रिवर्स रेपो रेट अगर 4 है तो बैंक कभी भी इसको 4% पे तो नहीं बेचेगी, उधार नहीं देगी। बैंक चाहेगी कि 5% पे पब्लिक उधार दें या 7% पे दें, ऐसा कुछ करेगी। इससे होगा बैंक का जो ब्याज दर होता है महंगा हो जाएगा, इससे तरलता कम हो जाएगी, महंगा होगा। तो ये भी होगा संकुचित मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, मतलब आरबीआई द्वारा संकुचित मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जा रहा है इस परिस्थिति में। ठीक, यदि आरबीआई रिवर्स रेपो दर में कमी कर दे तो बैंक के लिए आरबीआई में पार करना बेहतर या लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि बाद ये कम कर देगा तो कहाँ जमा करेगा वहाँ पे, वे आरबीआई में जमा करना कम कर देंगे। इससे क्या होगा, बैंक की साख सीजन क्षमता बढ़ेगी, उधारी ब्याज दर लोन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अगर 3% कर देगा तो बाद 4%, 5% देगा तो सस्ता ही हो गया एक तरह से। इसका मतलब आरबीआई जो है सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रही है। एलएएफ पढ़ते हैं अब। एलएएफ जो होता है, एलएफ गलियारा, एलएफ का संबंध जो होता है रेपो, एलएफ वही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वही होता है, रेपो और रिवर्स रेपो से होता है। एलएएफ गलियारा दो प्रकार का होता है, सम्मित और असम्मित। जब रेपो और रिवर्स रेपो के बीच उतना ही अंतर हो जितना बैंक दर और रेपो दर के बीच अंतर हो तो ये असम्मित होता है। फिर से पढ़ते हैं, जब रेपो और रिवर्स रेपो के बीच उतना ही अंतर हो जितना बैंक दर और रेपो दर के बीच अंतर होता है तो इसे सम्मित कहते हैं, असम्मित कहते हैं सॉरी। जैसे कि देखिए बैंक दर 6.75 है, वहीं एमएसएफ 6.75 है, और रेपो दर है 6.50, ये 50, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35। यहाँ देखिए रेपो दर और एमएसएफ के बीच अंतर है 0.25 और इस दोनों के बीच है 3.15। यहाँ एलएएफ कॉरिडोर असम्मित है, यहाँ असम्मित है। अगर देखिए इसी टाइप का रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा जो लिखा हुआ है अन्यथा असम्मित हो जाता है। मतलब ये जितना है ना 0.25 जो लिखा हुआ है इतना ही इसमें भी होता है ना तब सम्मित होता है, लेकिन ये असम्मित दिख रहा है। ठीक, ये सब सिर्फ जानने का, इसमें कुछ साथ समझने का कुछ है नहीं। देखिए, अतः सम्मित बनाने हेतु वर्ष 2022 में आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को फिक्स कर दिया गया ताकि इसमें उतार चढ़ाव ना हो, फिक्स कर दिया गया, तथा एक नए उपक्रम एसडीएफ को शुरू किया गया जिससे एलएएफ कॉरिडोर को सम्मित किया जा सकता है। ठीक, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अस्थायी जमा सुविधा, इसकी जो है उर्जित पटेल द्वारा वर्ष 2016 में सिफारिश की गई, जबकि इसे आरबीआई द्वारा मतलब 16 में सिफारिश की गई और 2022 में अपनाया गया। एसडीएफ वह सुविधा है जहां बैंक अपने अतिरिक्त जमा
को आरबीआई में पार्क करते हैं। आरबीआई उस जमा पर जिस दर से ब्याज देता है उसे एसडीएफ दर कहते हैं। वर्तमान में यह दर जो 6 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आरबीआई में पार्क करते हैं, लेकिन आरबीआई उस जमा पर जिस दर से ब्याज देता है उसे एसडीएफ दर कहते हैं। आरबीआई जो है जिस दर से ब्याज देता है उस दर को एसडीएफ कहते हैं। वर्तमान में ये जो है 6.25 है। एसडीएफ में जो होता है आरबीआई बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखता है। आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखता है, सीधा मतलब डायरेक्ट पैसा लेता है। मतलब इससे पहले जो था रिवर्स रेपो रेट में सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखता था आरबीआई, जो इसमें नहीं रखा जाता है। रिवर्स रेपो रेट में जो रखा जाता है इसमें गिरवी रखा जाता है, इसमें नहीं रखा जाता है। में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है? रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखना अनिवार्य होता है, जबकि एसडीएफ में जो है आरबीआई कोई प्रतिभूति गिरवी नहीं रखता है। रिवर्स रेपो रेट का संचालन में सभी बैंक भाग लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट का जो है ना, रिवर्स रेपो रेट में सभी बैंक भाग लेते हैं, जबकि एसडीएफ आरबीआई द्वारा बैंक को दी जाने वाली सुविधा है। ये सुविधा है जिसका प्रयोग बैंक की इच्छा पर निर्भर है। इस प्रकार यह बाध्यकारी नहीं होता। रिवर्स रेपो रेट जो है ना बाध्यकारी होता है, इसको देना ही होगा। एसडीएफ एलएएफ कॉरिडोर को समित बनाता है। देखिए कैसे बनाता है। बैंक रेट जो है 6.75 है, एमएसएफ 6.75 है, रेपो रेट 6.50 है, एसडीएफ जो है 6.25 है और फिक्स आरआर जो है 3 इसका यूज देखिए अब नहीं हो रहा है, इसके जगह पे एसडीएफ का यूज हो रहा है। ठीक, इसमें क्या होता था, रिवर्स रेपो में प्रतिभूति देना पड़ता था, सरकारी प्रतिभूति। ठीक, हालांकि ये बाध्यकारी होता था और ये जो है बाध्यकारी नहीं होता। और दूसरा बात कि इसको सरकार जो है अस्थायी कर दी है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सरकार जो है इसको सम्मिलित बनाने के लिए एसडीएफ में परिवर्तन करती रहती है, ताकि ये जो होता है बैंक रेट और रेपो रेट, ये जो अंतर है 0.25, उसको सम्मिलित बनाए रखने के लिए रेपो रेट और एसडीएफ। याद रखिएगा जब पूछा जाएगा सम्मिलित, ये एग्जाम में पूछा जाता है सम्मिलित या असम्मिलित के बारे में, तो बोला जाएगा कि वैसा रेट, मतलब कि अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा, अगर रेपो दर 6.05 है और एसडीएफ जो है 6.25 है, ये सम्मिलित रेट है को प्रदर्शित करता है। अब पूछेगा ये कथन सत्य है या गलत, सॉरी सत्य है या असत्य है। तो मतलब यही समझना है इसमें कि दोनों अगर बराबर है तो सम्मिलित हो गया, दोनों बराबर नहीं है तो असम्मिलित हो गया। इसको अंतर कैसे निकाला जाता है, पहले देखो रेपो रेट और एसडीएफ का जो अंतर हो, सेम वही अंतर एमएसएफ का और रेपो रेट का दोनों का हो, ये अंतर मैच खा गया तो इसका मतलब है कि सम्मिलित है, नहीं हो पाया तो सम्मिलित नहीं है। ठीक, यदि आरबीआई एसडीएफ दर में वृद्धि करता है तो बैंक अधिक लाभों के उद्देश्य से अपने अधिकांश जमा को जो है आरबीआई में पार्क करेगी, जिससे क्या होगा, फिर वही होगा, महंगा लोन हो जाएगा, साक्षी क्षमता कम हो जाएगी, बैंक की साक्षी क्षमता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी, उधार का ब्याज दर बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो यहाँ जमा कर रही है। मतलब अगर रिवर्स रेपो रेट 6.50 है तो मतलब अगर बैंक जो लोन देगी जनता को 8% पे देगी, 10% पे देगी, महंगा हो जाएगा। संकुचित या महंगी मौद्रिक नीति ये अपनाई गई यदि आरबीआई। हाँ, लेकिन ये बात है कि इसके लिए जो है ना बैंक को बाध्यकारी नहीं कहा जाता। एसडीएफ खरीदने के लिए बैंक बाध्यकारी नहीं, एसडीएफ लेने के लिए। यदि आरबीआई एसडीएफ दर में कमी करे तो बैंक की साक्षी क्षमता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, उधार का ब्याज दर बढ़ेगा, लोन संस्थाओं का विस्तारित सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण मतलब बैंक कर रही है। इसका मतलब वर्तमान में आरबीआई एलएएफ का प्रयोग एसडीएफ के कारण नहीं कर पा रहा है। एलएएफ का प्रयोग जो है एसडीएफ के कारण नहीं कर पा रहा है। आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट 6 रेपो रेट जो है जिसपे कि बैंक आरबीआई सुधार लेती है। स्टैंडिंग एसडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट यह है 6.25। एमएसएफ है जो 6.75 है, बैंक रेट 6.75 है और फिक्स रेपो रेट 3.25 है। एलएएफ शामिल नहीं है, इसमें एलएएफ शामिल नहीं होता है, वर्ष 2022 के बाद से शामिल नहीं होता। अनुपातिक कोष प्रणाली वीआरएस वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, सभी बैंक अनिवार्य रूप से एक निश्चित रिजर्व आरबीआई और स्वयं के पास रखते हैं, जिसका निर्धारण आरबीआई करता है। इसे ही अनुपातिक कोष प्रणाली कहा जाता है। इसके दो उपकरण होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर वह रिजर्व होता है जो सभी बैंक आरबीआई के पास रखता है, जबकि एसएलआर वह रिजर्व होता है जो सभी बैंक अनिवार्य रूप से स्वयं के पास रखता है। इसका उद्देश्य जो है बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है। इसके अंदर आता है जीडीटीएल ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और आता है एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक, जीडीटीएल जो होता है लायबिलिटी जमा देता, जीडीटीएल जो बैंक की जितनी भी देयता होती है
देखिए बैंक का दो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, स्वीकार, जमा स्वीकार करना और उधार देना। जो जमा स्वीकार करते हैं इस पर बैंक को ब्याज देना होता है, जबकि उधार देते हैं जब किसी दूसरे पब्लिक को या कंपनी को, तो उसके वो बैंक की परिसंपत्ति होती है, उसके बदले ब्याज मिलता है। तो बैंक में जो जमा होता है दो प्रकार से होता है, एक तो सीए और एसए मतलब करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट होता है। एक जमा होता है सावधिक जमा, एफडी और आरडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक होता है आवर्ती जमा। ठीक। जीडीटीएल बैंक में जमा, जितना भी बैंक में पैसा जमा है प्लस बैंक का सावधिक जमा, ये बैंक का जमा और बैंक का सावधिक जमा प्लस ब्याज, मतलब जो जमा है ये देता बता रहे हैं, प्लस ब्याज, जितना ब्याज बैंक देती है, मतलब बैंक जो देती है, जैसे कि अगर बैंक आरबीआई से उधार ली उसको तो ब्याज देना पड़ रहा है वो, और जो ये बैंक में जमा है इस पर जो उधार देना पड़ता है वो। जीडीटीएल तथा एनडीटीएल की गणना बैंक प्रत्येक 15 दिन में करती है। एनडीटीएल क्या होता है, जब जीडीटीएल से आईबीएल को घटाया जाता है तब एनडीटीएल प्राप्त होता है। आईबीएल में क्या होता है, इंटर बैंक लायबिलिटी, अतः बैंक देता। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, बैंक का अन्य बैंकों में रखा गया जमा, जो बैंक अगर किसी अन्य बैंक में रखते हैं तो उसके प्रति ब्याज मिलता है, तो इसको जीडीटीएल से घटाया जाता है। साथ ही जो 15 दिन में बैंक से निकासी किया गया है धन, 15 दिन में जो निकासी, ये देखिए बहुत डीपली होता है, बस एक समझ लीजिए 15 दिन जो निकासी हुआ वो, और जो अगर बैंक अपना पैसा जो जमा उसके बैंक के पास है, ये बैंक किसी दूसरे बैंक में जमा किया, जमा करने का मतलब ये हो जाता है कि या तो उस बैंक का ब्याज दर ज़्यादा है या वो बैंक उधार लिया, तो उसके बदले बैंक को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो इसको मैनेज किया जाता है, इससे एनडीटीएल से मैनेज कर दिया जाता है। अब पढ़ते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या है, यह एनडीटीएल का निश्चित रिजर्व, यह एनडीटीएल का निश्चित रिजर्व होता है। यह एनडीटीएल का मतलब कि जीडीटीएल का अनुपात पे नहीं सीआर जमा करता किया जाता है, एनडीटीएल के अनुपात पे जमा किया जाता है। मतलब जैसे कि बैंक जो है, जो बताया ना कि 15%, क्या लिख लिया, देखना, 15 दिन के लिए जो दिया जाता है, जो निकाला जाता है निकासी बैंक से, जो 15 दिन में जो निकाला गया उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है। और जो बैंक है, बैंक जो किसी अन्य बैंक में जमा करता है उसको मैनेज करने के बाद जो एनडीटीएल निकलता है ना, इसका परसेंटेज होता है, जैसे 4% अभी है सीआरआर। ठीक। का निश्चित रिजर्व होता है जिसे सभी बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखता है। आरबीआई जो सीआरआर पर कोई भी ब्याज नहीं तो बैंक को नहीं देता है। सीआरआर का निर्धारण जो है आरबीआई करता है, सभी बैंक के लिए समान होता है। ये वर्तमान में सीआरआर 4.5 है, जिस टाइम पर रहे थे उस टाइम 4 कुछ था, पहले का रेट मतलब बढ़ गया था। आरबीआई जो है सीआरआर में वृद्धि तथा कमी कर सकता है, वह इसे घटाकर शून्य कर सकता है तथा शून्य भी कर सकता है। इसको घटाकर शून्य, पता कब किया गया था, कोरोना के टाइम में पता है, सीआरआर को शून्य कर दिया गया था ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे पाए, ताकि मंदी जो आया हो मार्केट अर्थव्यवस्था उसको ठीक किया जाए। या तो बढ़ा के 100% भी कर सकता है। ये 100% पता कब किया गया था, जब याद है ये 2016 में नवंबर में शायद नया नोट छपा गया था, उस टाइम 100% किया था, बैंक से सारा पैसा ले लिया गया था आरबीआई ने। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण, वही जो 2016 में विमुद्रीकरण एक निश्चित समय के लिए आरबीआई में सीआरआर को बढ़ाकर 100% कर दिया था। इसे ही आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर या वृद्धिमान सीआरआर, हाल ही में 2000 सॉरी ऐसे हाल ही में 2000 नोट के, वही जो बताया 2000 का नोट जो नया बना उसमें सीआरआर बढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है बैंकों को बैंक रन की स्थिति से निकालना और बाजार में तरलता नियंत्रित करना। बैंक रन वह स्थिति है जहां एक साथ एक जमाधारक, कई जमाधारक बैंक में धन निकालने के लिए आ जाते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश में बैंक रन की स्थिति से निपटने के लिए सीआरआर का प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में सिलिकॉन वैली का बैंक जो है, जो कि कैलिफोर्निया में है, जो बैंक रन की स्थिति में आए थे। नंबर 2, इसमें दूसरा क्या इसका उद्देश्य है, तरलता नियंत्रण। यदि आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करता है तो सीआरआर 25% और एनडीटीएल 100 करोड़ जो है, एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो मतलब 100 करोड़ एनडीटीएल है और सीआरआर 25% हो गया है, तो मतलब कि साख क्षमता 75% का ही बच जाएगा बैंक के पास, क्योंकि बाद बाकी पैसा जो है ना सीआर के रूप में रह जाएगा वो आरबीआई के पास। बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी कर सकता है, बाजार की तरलता में कमी कर सकता है, ब्याज दर बढ़ सकता है, संकुचित मांग की मौद्रिक हो जाएगा। यदि आरबीआई सीआर में कमी करे तो क्या होगा, सीआर 10% हो गया, एनडीटीएल 100 करोड़ है, तो मतलब 10% मतलब 90% जो है साख सृजन क्षमता के लिए बैंक के पास रह जाएगा। सीआरआर अगर 5% है और एनडीटीएल 100%, मतलब सीआरआर 5% निकाले तो 95% साख सृजन क्षमता बैंक के पास आ जाएगी। साख सृजन क्षमता मतलब ये समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से ना ये बात। एक होता है जीडीटीएल जो भी पढ़ रहे थे, जीडीटीएल, इसमें टोटल होता है, इसमें क्या मैनेज किया जा रहा है, जो बैंक दूसरे बैंक में जो पैसा जमा कर रही है उसका ब्याज को मैनेज किया जाता है इसमें, और जो 15 दिन में निकासी हो गया उसको मैनेज किया जाता है, तब जाके निकलता है एनडीटीएल। तो एनडीटीएल पे ही सीआरआर को जमा किया जाता है। तो एनडीटीएल 100 करोड़ है और पता है ये हर 7 दिन में इसको काउंट किया जाता है।
साख सीजन क्षमता इसी के अनुसार बनता है, मतलब कि 100 करोड़ है तो 5 करोड़ जमा करना पड़ेगा आरबीआई में, और 95 करोड़ का ही आप बैंक जो साख सीजन क्षमता करती है। इसमें भी कुछ है, एसएलआर आता है, इसमें एसएलआर को पक्का जमा रखना पड़ता है बैंक के अंदर। साख सीजन इसके आगे, जैसे इसके आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे है ना एसएलआर, इसमें जो होता है ब्याज दर में कमी करने से साख सीजन क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब सीआरआर कम हो जाएगा तो साख सीजन क्षमता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, ब्याज दर कम हो जाएगी, मतलब विस्तारित मौद्रिक नीति हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं एसएलआर। एसएलआर जीडीटीएल, यहाँ पर सिक्योरिटेड लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक वैधानिक तरलता अनुपात। यह एनडीटीएल का वह निश्चित अनुपात है जिसे सभी वाणिज्यिक बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखते हैं। इसका निर्धारण जो आरबीआई करता है, यह सभी बैंक के लिए समान है। वर्तमान में एसएलआर इसकी दर जो 18% है, आरबीआई एसएलआर में को कम करके न्यूनतम 3% तक करता है। देखिए ये जो है ना जीडीटीएल है, ठीक, ये जो जमा है, जो हम लोग जमा करते हैं बैंक, जिसके बदले बैंक हमको ब्याज देती है, इसी का कुछ जमा दूसरे बैंक में जमा कर देते। दूसरे बैंक में अगर जमा कर दिया गया तो इससे जो ब्याज मिलता है हम लोग को, उसको मैनेज किया जाता है इसमें। ठीक, यही है। अठारह % कर दिया आरबीआई एसएलआर को कम करके 3% तक कर, जबकि अधिकतम बढ़ाकर 40% कर सकता है। वर्ष 1991 में एसएलआर दर को 40% था, 1991 में, जिसे नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो है कम किया गया। एसएलआर को बैंक 4 रूपों में रख सकता है, बैंक जो इसको 4 रूपों में रख सकता है: नगद, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूति और उपयुक्त तीनों में। उपयुक्त तीनों में एग्जाम्पल हो, उपयुक्त तीनों में मतलब गोल्ड का कोई परसेंटेज है, सरकारी नगद का परसेंटेज है, सरकारी प्रतिभूति का भी परसेंटेज है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उपयुक्त तीनों में बैंक सरकारी प्रतिभूति के रूप में एसएलआर को रखता है। सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखने से फायदा ये होता है कि एक तो सुरक्षित रहता है और उसके बदले ब्याज मिलता है। कारण, नगद में रखने पर बैंक को कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है, या बैंक के साख क्षमता को कम कर देता है। ठीक, सोने के मूल्य में उतार चढ़ाव अधिक होता है, इसलिए जोखिम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है। सरकारी प्रतिभूति में जोखिम कम होता है तथा बैंक को निश्चित कूपन ब्याज प्राप्त होता है। कूपन बारे में पढ़ चुके। एमएसएफ में उधारी में एसएलआर प्रतिभूति सहायक होता है। एमएसएफ पहले पढ़ चुके हैं। एमएसएफ के उधारी में जो बैंक है आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति बेचती है। ठीक है, तो इसमें फायदा हो जाता है, एक तरह से लिक्विडिटी बढ़ा सकती है बैंक अपने पास में। जो एसएलआर के रूप में 18% जमा किया गया, मान लो 18% जमा कर किया गया 18%, इसमें 10% एमएसएफ के रूप में लेने के लिए आरबीआई को दे दी बैंक, और आरबीआई उसे लिक्विडिटी दी, मतलब पैसा दिया। तो मतलब जहाँ 18% यूँ रखा हुआ था, अब 18% में कितना बचा? 10%, 8% ही बचा, जबकि जो उधार लिए 10%, अब इससे भी साख सीजन क्षमता बढ़ जाएगी, इसका भी साख सीजन, इससे भी उधार देना शुरू करेंगे, जिससे ब्याज बैंक में आने लगेगा, तो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंक जो है एसएलआर को सरकारी प्रतिभूति में रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट होता है इससे। इस प्रकार सरकार एसएलआर के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक से भी उधार ले सकती है। सरकार जो है एसएलआर से वाणिज्यिक बैंक से भी उधार ले लेती है, क्योंकि देखिए अगर एसएलआर खरीदेंगे तो बैंक क्या करती है, पैसा देगी अपना 18% में जो होता है, 18% एसएलआर है, 18%। ठीक, और ये रहा आरबीआई। आरबीआई जो है प्रतिभूति जारी किया है, मतलब 10% मान लीजिए, 10% का। तो बैंक जो है एसएलआर खरीद ली, प्रतिभूति खरीद ली बैंक से, समझ रहे हैं ना, मतलब 18% मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया का 18 रुपया आपको एसएलआर के रूप में जमा करना पड़ रहा है। लेकिन बैंक इसको रख सकती है, किस वजह से, कहाँ रखेगी इसको? बैंक क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति खरीदी। सरकारी प्रतिभूति मान लो 10 रुपया का खरीदी, यहाँ 10 रुपया की सरकारी प्रतिभूति आ गई, तो मतलब सरकार के पास, बैंक के पास 8 रुपया का गोल्ड बचा और 10 रुपये का सरकारी प्रतिभूति बचा। ठीक है, सरकारी प्रतिभूति बचा। अब क्या करेगी बैंक देखो दिमाग कैसे लगाती है। बैंक के पास अब कितना बचा? 8% गोल्ड, जिसका यूज तो वो साख सीजन क्षमता के लिए नहीं करेगी। और ये जो एसएलआर है इसका भी यूज, एसएलआर जो है, एसएलआर में जो एचडीएफ है, इसका ये एचडीएफ याद रखेगा, सरकारी प्रतिभूति। ठीक, एक मिनट चाहिए, सरकारी प्रतिभूति है, ठीक ना। अब बैंक क्या करेगी इस जगह पे, ये एसडीएफ जो है इससे और बैंक से, मतलब आरबीआई से एमएसएफ रेट पे पैसा लेगी। याद रखिएगा 8% गोल्ड है, जिसका यूज अब साख सीजन क्षमता के लिए नहीं कर सकती, लेकिन एमएसएफ से सरकारी प्रतिभूति आरबीआई को देगी, और आरबीआई जो 10 रुपया के बदले 8 रुपया देगी सरकार, मतलब बैंक को। तो बैंक क्या करेगी, बैंक के पास ये सिर्फ 8 रुपया था, इसका यूज नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था अभी तक बैंक कितना यूज कर सकती थी? 82 रुपया बैंक अभी तक यूज कर रही थी। ठीक, मात्र 82 रुपया। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो फिर से एमएसएफ रेट से रुपया ली, तो 8 रुपया यहाँ पे और जमा हो जाएगा।
ठीक, कितना हो गया 90 रुपया। जहाँ पे आरबीआई मतलब बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है 82% यूज करने वाली थी साक्ष्य जनसंख्या के लिए, अब सरकारी प्रतिभूति को फिर आरबीआई को बेच के अब क्या कर रही है 90 रुपये का यूज कर रही है साक्ष्य जनसंख्या करने के लिए, और साक्ष्य जनसंख्या जितना बढ़ेगा बैंक को उतना ब्याज मिलेगा, तो बैंक के लिए उतना प्रॉफिट होगा। ठीक, इसलिए बैंक जो है एसएलआर के रूप में सरकारी प्रतिभूति रखना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक, यहाँ देखिए एसएलआर में वृद्धि अगर हो जाएगी तो क्या होगा, एसएलआर जैसे 25% कर दिया गया तो सीआरआर को मान लीजिए 0 रखा जाए, तो एनडीटीएल 100 करोड़ रुपया है, तो मतलब कि 25% एसएलआर जमा किया जाएगा, मतलब 75% ही ये मान मान के चल रहे हैं कि 0% सीआरआर है। ठीक है ना, साक्ष्य क्षमता 75% की ही रह जाएगी, वहीं एसएलआर में कमी की जाएगी, तो मतलब एसएलआर 18% है, सीआरआर 0 मान के चलते हैं फिलहाल। एनडीटीएल 100 करोड़ की है, तो एसएलआर जो 18% मतलब 18% था तो 18 करोड़ रुपया, एसएलआर 18 करोड़ जमा हो गया, तो मतलब साक्ष्य क्षमता 82 बच गया। आपको बता चुके एसएलआर जो 18% है, 18 करोड़ जो है एसएलआर, इसमें 10 करोड़ का क्या कर रही है, सरकारी प्रतिभूति खरीद ले रही है बैंक, सरकारी प्रतिभूति बैंक खरीद लेगी। इसके बाद क्या करेगी, बैंक जो है सरकारी प्रतिभूति खरीद लेगी और बैंक जो है आरबीआई से एमएसएफ रेट से ये प्रतिभूति जो है सरकारी प्रतिभूति जमा करेगी, 10 प्रतिभूति जमा मान लो कर ली, तो आपको पता है कि एमएसएफ में जितना जमा किया जाए उससे कम मिलता है पैसा, तो मतलब 8 मिलेगा, तो मतलब 8 करोड़ इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब अब 90 करोड़ का वो साक्ष्यजन कर सकती है। हाँ, लेकिन इसका कोई टाइमिंग होता है, उस टाइम पे फिर उसको लौटाना पड़ता है बैंक को, लेकिन तब तक मेरे को उतना प्रॉफिट हो जाता है। ये बहुत छोटे नाम मात्र में बताया जा रहा है कि ऐसा होता नहीं, बहुत बड़ा आकार में ये सब होता है। ठीक ना, ये बहुत बड़े आकार में होता है। यदि आरबीआई एसएलआर दर में वृद्धि करता है तो साख सृजन क्षमता में कमी तथा उधार का ब्याज दर जो है बढ़ जाएगा और लोन भी बढ़ जाएगा, बाजार में तरलता में कमी आ जाएगी। ठीक, संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग, यदि आरबीआई एसएलआर दर में कमी करता है, एसएलआर दर में कमी करता है तो साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। इससे पहले संकुचित मौद्रिक नीति था, ठीक है, ये विस्तारवादी मौद्रिक नीति है। उधार का ब्याज दर कम हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी और विस्तारित मौद्रिक नीति कह सकते हैं। बैंक एसआर में सरकारी प्रतिभूति में निवेश करता है, इसका अर्थ है बैंक सरकार को उधार देता है, किंतु यह बैंक के साख सृजन क्षमता में शामिल नहीं है। ये उधार साख सृजन क्षमता में क्यों शामिल होगा, आरबीआई को दिया जा रहा है ना, बल्कि निवेश में शामिल होता है। सीआरआर तथा एसएलआर का प्रयोग बैंक साख सृजन क्षमता में नहीं करता है। सीआरआर तथा एसएलआर में अंतर, सीआरआर जो है बैंक आरबीआई के पास रखता है, सीआरआर जो है ना बैंक बैंक जो है आरबीआई के पास रखता है, पैसा रखता है, और एसएलआर जो है बैंक